बाद हमारा जो आपके कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, फिर आपका टोपो आइसोमेरेज होता है। टोपो आइसोमेरेज के बारे में आप एक चीज़ ये करें कि वो एक रिवर्सिबल एंजाइम होता है, कि क्योंकि जब टोपो आइसोमेरेज जब स्टैंड ओपन होता है तो उसमें जब टोपो आइसोमेरेज इन्वॉल्व होता है तो उसके बाद वो रिवर्सिबल, मतलब कि वापस वो उस स्टेप में लाने के लिए भी वो यूज़ होता है। सो दैट इज़ नॉट एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर हम इसमें आपका फोर्क बनता है, उसकी फोर्क में डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी। प्राइमर बनाने के लिए हम प्राइमेज यूज़ होता है। फिर पॉलीमरेज की बात करें तो आपके प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3 होता है। तो इनमें पॉलीमरेज में आपका पॉलीमरेज के फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे हम डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 सबकी बात करें तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम रेप्लिकेशन में पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं, एज वेल एज 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करते हैं। बट हम बात करें, सॉरी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करते हैं तीनों। लेकिन जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, दैट वो हम तीनों चीज़ें शो करता है, आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम रेप्लिकेशन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब यूकैरियोट्स में हमारे तीन मेजरली जो रेप्लिकेशन इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं सिग्मा, अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन। सिग्मा नहीं, तो ये हो गया। फिर आपका नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग होती है। फिर चेन इलॉन्गेशन कैसे होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जब ब्रेक होके फिर उसको ज्वाइनिंग होती है लाइगेज से, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आपका ट्रांसक्रिप्शन आ जाता है। हेलो, स्लाइड स्टक हो गई है क्या? ट्रांसक्रिप्शन वाली चल रही है ना? कौन सी चल रही है स्लाइड? एक बार स्लाइड चेंज करना एक बार अपनी। ओके, वर्किंग वर्किंग वर्किंग। चेंज हो रही है स्लाइड? हाँ हाँ। हाँ, सो ट्रांसक्रिप्शन की बात, ट्रांसक्रिप्शन में आ गए। अब ट्रांसक्रिप्शन में पता होना चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेज जो हमारा प्रोकैरियोट्स में होता है वो एक ही आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है, बट एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जिसमें हमारा 5 होते हैं आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व। फिर इसमें आपको 5 नहीं, एक्चुअली 3 पॉलीमरेज इन्वॉल्व होते हैं इन यूकैरियोट। सो प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता है उसके कौन कौन से सब यूनिट्स होते हैं, तो उसमें होते हैं हमारे 5 सब यूनिट्स होते हैं जो कोर एंजाइम में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज 2 सिग्मा, 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 ओमेगा एंड 1 बीटा डैश। सो ये होलो एंजाइम बनाएंगे। फिर आपका एक और सब यूनिट होता है जो कि होता है सिग्मा सब यूनिट, सिग्मा फैक्टर, जो कि रिकॉग्निशन और बाइंडिंग में इन्वॉल्व होता है आरएनए पॉलीमरेज की। फिर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक में कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कौन सा आरएनए बनाता है। जैसे कि हम आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें तो दैट इज मेजरली इन्वॉल्व इन द राइबोसोमल आरएनए, एक्सेप्ट 5s राइबोसोमल आरएनए जो कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है, 5s राइबोसोमल आरएनए। फिर हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, दैट इज मेजरली इन्वॉल्व इन द एमआरएनए फॉर्मेशन। सो ये आ जाएगा आपका। फिर इसमें साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जैसे प्रोकैरियोट्स में विद इन साइटोप्लाज्म होती है, और हमारा जो यूकैरियोट होता है उसमें इन न्यूक्लियस। और ट्रांसक्रिप्शन इज coupled with translation in prokaryotes where it is not in the case of eukaryotes. सो रो डिपेंडेंट आपका टर्मिनेशन आ जाएगा इसमें। टर्मिनेशन में जब आएंगे तो रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट में आपका रो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, whereas in the case of row independent termination there is the hairpin loop structure is formed that results in the termination. देन आपका इसमें कंजर्व सीक्वेंसेस आ जाएगा। जैसे कि प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं तो इसमें टी ए टी सीक्वेंस होता है जिसे कि हम प्रिब्नोबॉक्स कहते हैं, दैट इज द -10 कंसेंसस सीक्वेंस। देन देयर इज द TTGA-CA सीक्वेंस इन द -35 कंसेंसस, -35 रीजन। हम यूकैरियोट्स की बात करें उसमें टाटा बॉक्स होता है हमारा, जिसको हम हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं। देन देयर इज द CAAT बॉक्स, देन देयर इज द GC रिच रीजन। तो थोड़े बहुत कंजर्व सीक्वेंस है, 3-4 हैं, ये आपको याद रखने होंगे। बाकी आरएनए प्रोसेसिंग में 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम टेलिंग, जो टेलिंग होती है इंट्रॉन रिमूवल हो गया स्प्लाइसोसोम से।
by the case by the alternate splices. So ये चीज़ आएगी। फिर इसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसलेशन। तो स्टार्ट कोडाउन कौन सा होता है, फिर आपका स्टॉप कोडाउन कौन सा होता है, ये पता होना चाहिए। इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं, जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स। जैसे कि हम बात करें, इसमें आपका शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस होता है in the case of prokaryotes, whereas in the case of eukaryotes there is the Tata box region where the Tata binding protein binds and various initiation factors are recruited. So आपका ये आ जाएगा। फिर इसमें आपका चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कैसे होता है, सबसे पहले आपका अमीनो एसिड की एक्टिवेशन होती है, फिर उसके बाद होता है आपका चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। फिर इसमें आपका कौन सा राइबोसोम पहले आके बाइंड होगा, दैट इज द आपका पहले स्मॉलर सब यूनिट पहले आके बाइंड होती है, देन आपकी लार्जर सब यूनिट होती है। फिर इसका प्रोसीजर क्या होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, फिर इसका टर्मिनेशन होता है। तो ये उन पता होना चाहिए। तो इनमें आपको बेसिकली जो प्रोसेस है पूरा वो पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफरेंसेस हैं ये आपको होने चाहिए इसका आइडिया। जैसे कि क्वेश्चन आए थे, द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन डीएनए रेप्लिकेशन इज टू add more nucleotides to the growing strand one at a time. So ये तो नहीं है, ये तो पॉलीमरेज का फंक्शन होता है। ligate base to sugar to phosphate in a nucleotide. फिर आगे आपका join Okazaki fragments to one another, remove incorrectly paired bases. So इसमें आपका डीएनए लाइगेज का रोल होता है join Okazaki fragments to one another. जो आपका ये बेस टू शुगर टू फॉस्फेट इन न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका पॉलीमरेज का फंक्शन होता है। जब आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है उसमें बी ऑप्शन आपका वो हो गया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका सी। अब जैसे हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो एक आया था कि कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन्स टू डीएनए। सो हम बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन, जैसे हम एसएसबी की बात करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो दैट इज इन्वॉल्व, सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आपका आ गया एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। सो अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। फिर सी आपका है फीडबैक इनिबिशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सो एंजाइमेटिक एक्टिविटी का तो आपका जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल से कुछ लेना देना नहीं है, तो फीडबैक इनिबिशन नहीं होता, दैट इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म जो आप एंजाइम काइनेटिक्स से पढ़ोगे। फिर डीएनए मिथाइलेशन होता है, इसमें आपका डीएनए मिथाइलेशन डीएनए का भी होता है। फिर अगर ऑप्शन में होता मिथाइलेशन भी होता तो भी नहीं होता, क्योंकि हिस्टोन मिथाइलेशन भी होता है, दैट आल्सो रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द डीएनए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है सबको? स्पीड ज़्यादा तेज तो नहीं, स्लो करनी हो तो। अगर आपको इशू है तो आप बता सकते हो कि सर ये टॉपिक आपने अगर क्या मैं बोला। थोड़ा तेज जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, कोई टॉपिक डिटेल में बताना तो वो भी बता दूंगा मैं आपको। और ये जो भी टॉपिक्स है ये एक बारी नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन आते तो इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे आप। और बिकॉज मोस्ट इन ऑफ इन टॉपिक से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछते। एक आध न्यूमेरिकल होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, बाकी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे कि आप सीधा आपसे एंजाइम पूछ लेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की स्टेटमेंट्स दे देंगे आपको कि ये डिफरेंस है, तो वो उसका आपको सही टिक करना है। तो दिस इज कंपैरेटिवली आपको थोड़ा पढ़ के जाना, समझ के जाना, बाकी इसमें ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। तो किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ओके, सो जैसे एक और क्वेश्चन था, प्रोकैरियोटिक डीएनए गायरेज इज इनहिबिटेड बाय। सो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आपका है, इसका आपका आंसर है ये नेलिडिक्सिक एसिड। सो ये याद करने वाली चीज़ है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, सर जैसे एक्सक्यूज मी, हाँ सर आपकी स्लाइड ट्रांसक्रिप्शन पे अटकी हुई है, मतलब मेरे स्क्रीन पे ट्रांसक्रिप्शन पे ही है वो। Yes, sir. Same problem with me. यस। एक मिनट, मैं इसमें कर लेता हूँ आपको प्रेजेंटेशन भी हटा के। ठीक है, अब दिख रही है? यस सर, थैंक यू। तो पिछले वाले क्वेश्चन
आपको ये क्वेश्चन पढ़े, आप एक बार देख लो आप। Yes, मैं sir. आपको बता Please, देता can you हूँ repeat फिर। from the start the question? हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन डीएनए रेप्लिकेशन इज टू। सो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ऐड मोर न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग स्ट्रैंड वन एट अ टाइम। सो दिस इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ द पॉलीमरेज। देन वी दिस इज लाइगेट बेस्ड टू शुगर टू फॉस्फेट इन अ न्यूक्लियोटाइड। तो इससे ये हमारा जो हमारा न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होती है, दिस इज नॉट बेसिकली कंसर्न डीएनए लाइगेज। हमारा न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन के टाइम पे जो फॉस्फेटेज इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका फंक्शन है ये। फिर जॉइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स टू वन अदर। सो आफ्टर द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमारे ब्रेक्स आते हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए हमें डीएनए लाइगेज यूज करना पड़ता है। सो इसका ऑप्शन ये रहेगा, रिमूव इनकरेक्टली पेयर्ड बेसिस। ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इनकरेक्टली बेस पेयर्स के रिमूव करने के लिए हमारे पास एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे डीएनए रिपेयर में। फिर आपका अगला क्वेश्चन जैसे आया था कि कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन्स टू डीएनए। सो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे बाइंड करते तभी स्टेबिलिटी आती है। सो दैट कंट्रोल्स द जीन एक्सप्रेशन। अब बी ऑप्शन है जैसे एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स नहीं होंगे तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सो दैट इज इन्वॉल्व इन द जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल। अब सी ऑप्शन देखें तो फीडबैक इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। सो एंजाइम एक्टिविटी की फीडबैक इनिबिशन से डायरेक्टली कोई हमारा जीन एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ता। दो एंजाइम हमारे अवेलेबल होने चाहिए जीन एक्सप्रेशन के लिए, पर इसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि दैट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज द डीएनए मिथाइलेशन। सो यूकैरियोटिक डीएनए मिथाइलेशन होता है, उसमें दैट इज इन्वॉल्व। सो इफ देयर इज मिथाइलेटेड देन द ट्रांसक्रिप्शन इज स्लोड डाउन। ये आपका आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया जैसे प्रोकैरियोटिक डीएनए गायरेज इज इनहिबिटेड बाय। सो ये आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज नेलिडिक्सिक एसिड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन प्योर डीएनए वाज डाइजेस्टेड विद द न्यूक्लियस, डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑल साइजेस वर obtained, but when chromatin was digested with the same enzyme, DNA fragments of size which were multiple of small unit size were obtained. This suggests that in the chromatin histone proteins are associated with DNA all along its length. सो दिस इसको हम कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टोमर्स, बिकॉज जो हमारा हिस्टोन्स के अराउंड जो हमारा डीएनए रैप्ड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टोमर्स। तो दैट इज नॉट अ रैंडम, बिकॉज जो हमारा डीएनए लेंथर की लेंथ होती है वो भी फिक्स्ड होती है। सो इन द फॉर्म ऑफ टेट्रामर्स भी नहीं होगा, बिकॉज द हिस्टोन्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टामर्स। देयर आर 4 हिस्टोन्स सो इन प्रेजेंट इन अ पेयर, present in pairs. So that is in the form of core particles distributed with a regular periodicity. So suggest that the chromatin histoproteins are associated with all along its length in a random manner. So फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है, फिर आपका होगा सी ऑप्शन। इसका सी ऑप्शन होगा। हम इसको डायरेक्टली विद रेगुलर पीरियोडिसिटी नहीं कह सकते, क्योंकि कहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस है वो कट कर रहा है उसको हम डायरेक्टली नहीं ऐसे बता सकते कि न्यूक्लियस की कोई फिक्स्ड लेंथ हो, क्योंकि डीएनए लिंकर में भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। तो दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टामर्स, इसका आंसर। समझ में आया यहाँ पे? देखो जितने भी ये एक्टिनोमाइसिन, ये टेट्रासाइक्लिन, नेलिडिक्सिक एसिड जो दे रखा है, ये सारे ये दे रखे हैं ये आपके मेडिसिन के नाम, तो ये जो भी हैं, तो इनका ये आप पढ़ोगे वाटसन में एक चैप्टर में, ये सारा आई थिंक 2-3 पेज में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है ये सारे जो कंपाउंड्स हैं। तो वहाँ पे इनकी सारे यूजेस क्या हैं, तो वो वाटसन में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे वो सारा कुछ आपको रिमेम्बर हो जाएगा। और आई थिंक 2 से 3 पेज में दे रखा है ये, तो वो जरूर जाके देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन उससे आता ही आता है। बिकॉज जनरली जो आपके क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि आपसे नेलिडिक्सिक एसिड का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपका ये क्वेश्चन कम आने के चांसेस हैं एज कम्पेयर टू कि आपका टेट्रासाइक्लिन का कोई फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, सेफेलोस्पोरिन के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। सो ये इम्पोर्टेंट, थोड़ा आप ये देख लेना, जैसे प्रीवियस ईयर भी आप सॉल्व करते हो, तो जब आप कोई
रटने वाला या फिर कुछ याद करने वाली चीज़ का क्वेश्चन देखते हो, तो उसमें जो बाकी ऑप्शन होते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा आप पढ़ लोगे ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि कभी कभार उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि आपसे अगर पिछले साल उन्होंने 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो अगली बार घुमा फिरा के किसी 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को करेक्ट करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। सो ज़रूरी नहीं कि आपको जो याद करने की चीज़ है वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन फिर से आएगा, बट इट कुड बी रिलेटेड। सो आपके पास रेफरेंस होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अब इसके बाद जैसे एक न्यूमेरिकल दिया है इन्होंने, द कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स वाज एनालाइज्ड एंड द रिजल्ट इज and the result is given below in the form of percentage of different nucleotides. So nucleotide composition of which of the following samples suggests that the DNA is a single stranded molecule. So इसमें हम देखेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो होता है हमारा, तो आपका जो एटी बेस पेयरिंग है, जीसी बेस पेयरिंग है। सो अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो जी और सी की परसेंटेज सेम रहेगी, ए और टी की परसेंटेज सेम रहेगी, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड केस में ऐसा नहीं होगा। तो जैसे सैंपल 1 देखते हैं, सैंपल 1 में ए इज सेम, ए की परसेंटेज टी के सेम है, जी की सी से सेम है। सेकंड में देखिए 20-20, ए टी सेम है, जी सी भी सेम है। फिर आपका थर्ड सैंपल है, इसमें 28 ए की है, 28 टी की है, तो ये भी सेम है आपका। लेकिन फोर्थ सैंपल देखें तो इसमें ए की आपकी 35 है, टी की 15 है, सी की 20 है, डी की 30 है। सो फोर्थ सैंपल वुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका। ये न्यूमेरिकल समझ में आया? चारगॉफ रूल। प्यूरिन्स इक्वल्स टू पायरिमिडीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का होता है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड में वो नहीं होगा फॉलो। सो नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है आपका म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस आपके दो तरीके के होते हैं कि आपका स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो खुद अपने आप होता है। फिर इंड्यूस्ड हो गया, इंड्यूस्ड जो जनरली कोई एक्सटर्नल एजेंट्स हो गए, जैसे बीट केमिकल और फिजिकल एजेंट। सो स्पॉन्टेनियस में आपके जैसे आपका आ जाएगा अमाइनो ग्रुप टू इम्यूनो ग्रुप अगर ट्रांसफर हो रहा है, सो आपका ये एक हो जाएगा। दिस अकर्स इन द केस ऑफ साइटोसिन एंड एडेनिन। एक आपका स्पॉन्टेनियस में हो रहा था कीटो टू इनॉल। सो कीटो टू इनॉल हो गया, ये आपका ग्वानिन और थाइमिन में होता है। फिर आपका डीएमिनेशन होता है, डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन जब होती है तो वो यूरासिल बनाता है। तो दिस वुड बी वन अनदर म्यूटेशन। सो ये 3-4 म्यूटेशन है, इनको आप याद कर लेना थोड़ा। फिर आपका कॉपी एरर, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में कभी कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड हो जाता है, सो दैट आल्सो इज अ म्यूटेशन। फिर आपके फिजिकल एजेंट्स में आपके आ गए, जैसे कि जो आपका इंड्यूस्ड म्यूटेशंस होते हैं उसमें आपके फिजिकल एजेंट्स आ गए आपके, जैसे कि यूवी रेज आ गई। तो यूवी रेज क्या करती हैं, आपका जो डीएनए होता है उसमें जो थाइमीन होते हैं उससे थाइमीन को आपस में बाइंड करती है, थाइमीन डाइमर्स बनेंगे, दैट अफेक्ट्स द रेप्लिकेशन प्रोसेस। फिर जो आपके केमिकल एजेंट्स हो गए, इसमें आ जाता है आपका जैसे कि आयनाइजिंग रेज आपकी की, और आयनाइजिंग रेज आ गई। आयनाइजिंग रेज जैसे गामा रे, एक्सरे हो गई, तो दैट आर इन्वॉल्व इन द अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन, दैट इज रिजल्ट्स इन कैंसर। फिर आपका जैसे केमिकल एजेंट्स में आ गया, एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड। सो नाइट्रस ऑक्साइड क्या करता है आपका, साइटोसिन टू यूरासिल डीएमिनेशन, डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन होती है तो वो यूरासिल बनाता है। फिर आपका होता है एक एडिनिन को भी कन्वर्ट करता है आपका हाइपोजेंथीन। फिर आपका ग्वानिन होता है, उसका डीएमिनेशन से आपका जेंथीन बनता है। सो नाइट्रस एसिड्स आपका ये हो गया। फिर आपके केमिकल एजेंट्स में एक और आता है एक्रिडीन्स। एक्रिडीन्स इसका एक टाइप होता है प्रोफ्लेविन्स। सो दीज आर बेसिकली इन्वॉल्व इंटरकेलेशन। सो बेसिस के बीच में इंटरकेलेशन होती है इनकी, दैट रिजल्ट्स इन इंसर्शन और डिलीशन। सो आपका पूरा जो रीडिंग फ्रेम होगा पूरा डीएनए का, आरएनए का, तो वो आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। कट तो नहीं ना? हाँ अंबुज कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैं बोल रहा था कि मैं पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं क्या
इनहिबिटर्स को लेकर के कि मतलब वी शुड लर्न ऑल द इनहिबिटर्स। जब हम पढ़ रहे हैं हमको जो जो इनहिबिटर आता जा रहा है वो इनहिबिटर नोट करते हुए इनहिबिटर सॉरी एंजाइम टारगेट साइट एंड इनहिबिटर क्या ऐसे नोट करते चल सकते हैं क्या? मतलब हाँ कर सकते हो आप ऐसे, लेकिन आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। प्रोकैरियोट्स में अगर अलग है और यूकैरियोट्स में अलग है तो वो डिफरेंसेस भी आपको पता होना चाहिए, तो आप हाँ, ऐसे नोट करके नोट चल डाउन सकते हो। एज कि मतलब हाँ ये एंजाइम टारगेट साइट यूकैरियोट और पूर्व प्रोकैरियोट एंड इनहिबिटर। इज इट? हाँ आप ऐसे कर सकते हो, इनहिबिटर याद कर लो। फिर आपका कि अगर आपका वहाँ पे अगर साइट पे इनहिबिट होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगे वो किस फंक्शन को इफेक्ट करेगा। कि मान लो कि अगर प्रमोटर रीजन पे कुछ आके बाइंड कर रहा है तो फिर वो आपको पॉलीमरेज बाइंडिंग में इफेक्ट करेगा। अगर उसमें इनहिबिट करते हैं हम तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे अगर आप इनहिबिट करते हो, वो भी आपको पता होना चाहिए। वी कैन मेक और नोट। हाँ तो ये आप नोट कर लो, वरना आपको अगर थोड़े बहुत इसके नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपसे। फिर Yes, आप, हाँ हेलो, हाँ yes, sir. Please share the notes with us, please. हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपका जीन म्यूटेशन में एक आता है, दो टर्म्स होती हैं, एक होती है ट्रांजिशन और एक होती है ट्रांसवर्जन। सो ट्रांजिशन में आपके होते हैं, अगर आपके सीक्वेंस में प्यूरिन है, अगर प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ रहा है या फिर पिरिमिडीन की जगह पिरिमिडिन आ रहा है, तो प्यूरिन टू प्यूरिन और पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन, तो ये आपका केस होता है ट्रांजिशन का। एंड इन द केस ऑफ ट्रांसवर्जन अगर आपका प्यूरिन पायरिमिडीन में चेंज हो रहा है या फिर पायरिमिडीन आपका प्यूरिन में चेंज हो रहा है, तो ये आपका ट्रांसवर्जन में आ जाता है आपका। फिर आपके तीन टर्म और होते हैं, एक होता है मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन और सेम सेंस म्यूटेशन। सो मिससेंस जो म्यूटेशन होता है, सो देयर इज अ चेन इन वन बेस पेयर, सो दैट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ वन अमीनो एसिड। हेलो, स्लाइड अटक गई आई थिंक। हाँ कोई कुछ कह रहा है? स्लाइड नहीं स्लाइड यही वाली है, इसमें वो मेंशन नहीं करा मैंने, म्यूटेशन चल रही है स्लाइड। फिर इसमें जो आपका जो मिससेंस म्यूटेशन होता है, इसमें सिर्फ एक अमीनो एसिड पे इफेक्ट करेगा, तो आपका जो फंक्शनल एंजाइम होता है वो नहीं बनता। दिस इज सिमिलर टू द पॉइंट म्यूटेशन, जैसे कि इंडेल हो गया आपका, एक का डिलीशन हुआ बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड का और एक का इंसर्शन हो गया। सो दिस इज मिससेंस म्यूटेशन। एक होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होती है इसमें कि इसमें जो आपका जो नॉनसेंस कोडॉन होता है, कि जहाँ पे जो आपका टर्मिनेशन हो गया ना आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की, तो अगर वो पहले हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड द नॉनसेंस म्यूटेशन। सो इससे क्या होता है, आपका जो एक लंबे पूरा सीक्वेंस बनने के बजाय आपके छोटे छोटे सीक्वेंस बनेंगे, शॉर्टर फ्रेगमेंट्स आपको मिलेंगे। फिर आपको होता है एक सेम सेंस म्यूटेशन, एक जो हमारी जेनेटिक कोड में होता है डीजेनरेसी। सो अगर मान लो कि हमारे थर्ड कोडॉन पे अगर चेंज हुआ है, सो दैट डज नॉट इफेक्ट द अमीनो एसिड विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दैट कोडॉन। सो तो उससे हमारे अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही हमारे प्रोटीन स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा। तो दैट इज कॉल्ड द सेम सेंस म्यूटेशन। फिर ये म्यूटेशन होता है, अगर म्यूटेशन हो गया, अब इसको सेल के पास हमारे पास कोई ना कोई मशीनरी होगी जिससे कि वो इसको करेक्ट कर सके। सो इसके लिए होता है डीएनए रिपेयर। तो डीएनए रिपेयर इन जनरली जब हम रेप्लिकेशन होता है हमारा, तो उसमें प्रूफ रीडिंग होती है कि अगर कोई गलत बेस पेयर इनकॉर्पोरेट भी हो गया तो वो हमारा जो डीएनए है वो पीछे जाके जो पॉलीमरेज है हमारा वो पीछे जाके उसको करेक्ट कर सकता है बाय द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो हमारे पॉलीमरेज की होती है, बाय द हेल्प ऑफ दैट। सो पर कभी कभी केसेस में क्या होता है कि वो म्यूटेशन हमारा जो पॉलीमरेज है वो uh, उसको रिपेयर नहीं कर पाता। So for that there are different mechanisms which are involved. So basically आपको तीन mechanisms करने पड़ेंगे। One is the mismatch repair, that is called the methyl mismatch repair. Then there is the nucleotide accession repair, and then there is the base accession repair. Nucleotide accession repair को NER करके भी दे सकते हैं, base accession repair को BER करके दे सकते हैं।
तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि म्यूट एस है, म्यूट एल, म्यूट एच, फिर एक यूवीआर डी होता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है, दैट इज द मेजर डीएनए पॉलीमरेज 1 हमारा मेजर रिपेयर एंजाइम होता है। फिर हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में जैसे यूवीआर बी, सी, डी, डीएनए पॉलीमरेज 1 हो गया। फिर हमारा बेस एक्सेशन रिपेयर हो गया, इसमें आपका ग्लाइकोसाइलेज होता है। सो डिफरेंट जो हमको रिमूव करना है न्यूक्लियोटाइड, उसके बेस रिमूव करना है, उसके हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं, जैसे यूरासिल ग्लाइकोसाइलेज, एडिनोसाइल ग्लाइकोसाइलेज, ऐसे नाम होते हैं। सो मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, आप लोगों को ये रिपेयर मैकेनिज्म्स थोड़े आइडिया है इनका कि इसमें क्या होता है? नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो सर थोड़ा आइडिया है। तो एक्सप्लेन करूं या फिर? जैसे कि आपका मिथाइल मिसमैच रिपेयर होता है, इसमें जो आपका म्यूट एस होता है, ये आपका जो साइट ऑफ मिसमैच है उसको रिकॉग्नाइज करता है। म्यूट एल जो है आपका वो पेरेंट स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करता है, सो आपका म्यूट एस से जाके बाइंड होता है ऑन द पेरेंट स्ट्रैंड की तरफ। दैट इज और जो आपका म्यूट एच होता है, दैट इज द दैट कॉजेज द इन्वर्जन। सो उसमें आपका रोल होता है, जैसे यूवीआर डी हो गया, दिस इज बेसिकली आपका हेलिकेज होता है यूवीआर डी का फंक्शन। म्यूट एच जो है वो आपका निक करता है कि जो आपका जो मिसमैच रिपेयर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसको रिमूव करेगा। अब जब रिमूव करेगा तो आपका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इज प्रेजेंट। सो निक तो करा कि आपके दो न्यूक्लियोटाइड को उन्होंने सेपरेट कर दिया, लेकिन जो आपका जो डॉटर स्ट्रैंड और पेरेंट स्ट्रैंड है उसमें आपका हाइड्रोजन बेस पेयरिंग है। सो हेलिकेज डज दैट रोल टू रिमूव दैट हाइड्रोजन बेस पेयरिंग इन दैट रीजन। सो ये रिमूव करता है तो आपका वहाँ पे गैप आ जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 इज इन्वॉल्व, जो आपका जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा उस रीजन में। देन देयर इज द डीएनए लाइगेज दैट बाइंड्स दैट जॉइन द निक। सो आपका ये डीएनए मिसमैच रिपेयर हो गया। फिर आपका जैसे न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर होता है, इसमें आपका यूवीआर बी, यूवीआर सी, यूवीआर डी इन्वॉल्व होते हैं। सो इसमें आपका जो यूवीआर बी और यूवीआर सी होता है, इसमें ये आपस में आके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो इन तीनों स्टेप्स में सबसे ज़्यादा एटीपी हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में इन्वॉल्व होता है, बिकॉज इसके काफ़ी सारे स्टेप्स में एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। सो यूवीआर बी एंड सी इज forms a complex with each other. So UVR B and C then bind to the mismatch to the रिपेयर साइट जहाँ पे हमारा गलत न्यूक्लियोटाइड बाइंड है। सो ये न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का एक एग्जांपल होगा जब हमारा यूवी रेस से हमारा टी न्यूक्लियोटाइड का डाइमर बनता है, उसमें ये इन्वॉल्व होता है आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। सो मिसमैच रिपेयर होता है आपका जब डीएमिनेशन होता है, आपका साइटोसिन टू यूरासिल हो गया। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर आपका यूवी रेस से जब आपका टी डाइमर फॉर्मेशन होता है। सो यूवीआर बी और सी आपका जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसके बाद ये आपके स्ट्रैंड पे जाके बाइंड करेंगे। देन यूवीआर डी प्लेज द रोल ऑफ हेलिकेज टू रिमूव द मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड। सो वो रिलीज होगा। फिर आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 आपका स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा, फिर लाइगेज आपका वो ज्वाइन कर देगा मिक्स को। देन इज द बेस एक्सेशन रिपेयर। अब बेस एक्सेशन रिपेयर में क्या होता है, इसमें जो आपका डीएनए की जो बैकबोन होती है उसको ब्रेक नहीं करते हैं, ओनली जो आपका जो बेस है जो मिस इनकॉर्पोरेटेड है उसको रिमूव करता है। सो उसके लिए आपके लिए ग्लाइकोसाइलेज हो गए, तो वहां से आपका बेस रिमूव हो जाएगा। तो जब बेस रिमूव हो जाता है, तो अगर प्यूरिन रिमूव हुआ है तो उसको कहते हैं हम ए प्यूरिनिक साइट। अगर पिरिमिडीन रिमूव हुआ है तो ए पिरिमिडिक साइट। तो वो होता है। फिर आपका एपी एंडोन्यूक्लियस आता है, जो कि आपका जहाँ पे बैकबोन है वहाँ पे निक करता है, जहाँ पे आपका नया वाला न्यूक्लियोटाइड बाइंड करना है। देन द डीएनए पॉलीमरेज 1 इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड, जहाँ पे गैप होगा। देन डीएनए लाइगेज जॉइंस द डीएनए। सो थोड़ा समझ में आया होगा आई गेस, फिगर नहीं थी तो। पर हेलो यस सर। और थोड़ा सर इसके अंदर एक रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर और एसओएस रिस्पॉन्स भी होता है ना?
तो वो एसओ कर रिस्पॉन्स आपको बेसिकली इससे कोई क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे नहीं, मेनली इन 3 से क्वेश्चन होते हैं। इन 3 से भी डायरेक्ट नहीं होते, थोड़ा बहुत जैसे एक न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का क्वेश्चन था, वो मैं आपको कवर करवाऊंगा जब आपको मैं जेनेटिक्स का डिजीज का करवाऊंगा, उसमें आता है। तो इसमें आपको एसओएस रिपेयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर मिस ये इन 3 से ही क्वेश्चन आते हैं। और रिकॉम्बिनेशन में आपको कवर करवाऊंगा जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब आपको जेनेटिक्स करवाऊंगा, मैं आपको जेनेटिक्स करवाऊंगा ना, उसमें रिकॉम्बिनेशन आएगा आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, तब मैं आपको कवर करवा दूंगा रिकॉम्बिनेशन। ओके सर। सो प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन का होता है ओपेरॉन, 3 होते हैं। लैक ओपेरॉन 3 मतलब बेसिकली इनसे क्वेश्चन होते तो और भी ओपेरॉन है। लैक ओपेरॉन होता है, टीआरपी ओपेरॉन होता है, फिर एरा ओपेरॉन होता है। लैक लैक्टोज के लिए, टीआरपी ट्रिप्टोफैन, एआरए एराबिनोज के लिए। सो लैक ओपेरॉन और टीआरपी तो आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ। तो ये जैसे हमारा जीन है, ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए होता है, और ये जीन है। फिर यहाँ पे हमारा प्रमोटर है आगे की तरफ, then there is the operator region, then there is the structural gene, that is the LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. So when the during the when the switch is when the repressor is formed and the lactose is absent, so repressor binds to the promoter region, and it prevents the RNA polymerase to bind to it, so the structural genes are not transcribed, so no transcription. But when the lactose is present, it binds to the repressor. So it binds to the repressor, and it cannot bind to the promoter region. So RNA polymerase binds here, and the operator is turned on, and the synthesis of the LAC-Z, LAC-Y, and LAC-A genes are done, that are involved in the lactose metabolism. So अगर lactose नहीं है तो हमें ये इन जीन्स को ट्रांसक्राइब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जीन्स जो इन्वॉल्व हैं ये आपका लैक्टोज को मेटाबोलाइज करते हैं, मतलब लैक्टोज को पे आपका एक्ट करेंगे। लेकिन जब लैक्टोज आपका प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो ये आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। इसके लिए फिर आपका ये इनका पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा, फिर इनके प्रोटीन्स बनते हैं। बीटा लैक जेड बनाता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई बनाएगा आपका लैक्टोज परमिएज, लैक ए जो होता है वो आपका बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, लैक ऑपरॉन। यस सर। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें टीआरपी ओपेरॉन आ जाएगा। टीआरपी ओपेरॉन में जो आपका रिप्रेसर वाला जीन है वो आपका एपो रिप्रेसर बनता है। तो आपका जो एपो रिप्रेसर है वो डायरेक्टली आप जाके आपका इस पे प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। सो अगर हमारे सिस्टम में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं है तो ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका प्रमोटर से बाइंड नहीं करेगा। सो आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और इनके जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी, जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं आपके टाइप ई, टाइप डी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ए। सो इनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर इनकी आपकी ट्रांसलेशन होगी, दैट इज इन्वॉल्व इन द ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस। लेकिन अगर आपके सिस्टम में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो दैट एक्ट्स एज अ को रिप्रेसर and binds to the aporepressor, which is synthesized by the R gene, and it forms a complex which binds to the promoter region so that the RNA polymerase cannot bind, and so the transcription does not occur. So इसमें अगर आपका ट्रिप्टोफैन है तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, लेकिन एज कम्पेयर बट इन द केस ऑफ लैक ऑपेरॉन, जिसमें आपका अगर आपका लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो आपकी सिंथेसिस जो है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होगी। तो ये दो तो आपने पढ़े थे, लेकिन तीसरा एक होता है एराबिनोज ओपेरॉन। सो एराबिनोज एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन जब आपका ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा। सो अगर इसमें 3 केस होते हैं। इसमें जो रेगुलेटरी जीन होता है आपका वो होता है एरासी। दिस इज द रेगुलेटरी जीन विच दैट फॉर्म्स द एरासी प्रोटीन। Then there is the inducer site. Then there is the promoter for the bad for the structural gene, that is the ERA B, ERA A, and ERA D. So first case होता है आपका इसमें अगर एराबिनोस नहीं है और ERA C भी नहीं है। So जो आपका ERA C है that acts as a repressor, but when the
arabinose is present, when the Ara C binds to the arabinose, it functions as a activator. So अगर आपका arabinose भी नहीं है, Ara C भी नहीं है, तो आपकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, और ट्रांसक्रिप्शन होगी सॉरी, बिकॉज आपका जो प्रमोटर है वो फ्री है, वहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा, इनकी स्ट्रक्चरल जीन्स की आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी. बट व्हेन इन द केस ऑफ द व्हेन देयर इज arabinose इज प्रेजेंट, Ara C इज प्रेजेंट, सो इसमें आपका जब Ara C प्रेजेंट होगा तो Ara C जो आपका रिप्रेसर है, arabinose उससे बाइंड आके हुआ, तो दैट कन्वर्ट्स इट टू अ फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स दैट इज द एक्टिवेटर. So when this activator is formed, it binds to the inducer gene, promoter region, and it increases the transcription. So आपका first case में transcription होगी, but it would be at a slower rate. But in the case 2, जब आपका arabinose और Ara C present है, तब आपका transcription increase हो जाएगा, because it forms an activator. So activator आपका transcription का rate increase कर देगा. नेक्स्ट केस होता है आपका एक केस 3 होता है. रिकैप कर देना वहाँ पे कि लैक्टोज यहाँ पे शुगर है जो एक्ट कर रहा है इनिशिएटर की तरह, एक कर रहा है एज इनहिबिटर की तरह, और एराबिनोज एज ए एक्टिवेटर की तरह यूज कर रहा है, मतलब वो एक्ट कर रहा है. तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकते हैं आपको कि कौन से इसमें एक्टिवेटर की तरह शुगर एक्ट करते हैं और कौन से इसमें इनहिबिटर की तरह एक्ट करते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके मतलब इंटरेस्ट में, तो कीप इन माइंड. और एक आपका केस होता है जब आपका arabinose एब्सेंट है लेकिन Ara C प्रेजेंट है. सो Ara C इज इन अलोन इटसेल्फ इज अ रिप्रेसर. सो Ara C क्या बाइंड करता है, आपका ऑपरेटर रीजन से बाइंड आके करता है, ऑपरेटर यहाँ पे बाइंड होगा, और प्रमोटर पे आपका यहाँ पे कैप रीजन पे आके बाइंड होता है. सो व्हेन Ara C बाइंड्स टू दिस रीजन, इट फॉर्म्स अ लूप. अब लूप बनेगा तो वो हमारा जो होता है, जो प्रमोटर की एफिशिएंसी होती है, प्रमोटर पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड नहीं कर पाएगा. अगर लूप बन जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज के आने की जगह नहीं होगी, सो वो आपका प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, सो स्ट्रक्चरल जीन की आपकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी. इसका मैं आपको एक आध फिगर भी भेज दूंगा कि आपको दिख जाएगा, डायग्रामेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जब बाइंड होता है तो कैसे क्यों नहीं होता. अभी तो मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ. सो इसका मैं अभी आपको मटेरियल शेयर कर दूंगा. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर जो ये एरा सी है सर, तो हम्म. ये एज अ रिप्रेसर काम कर रहा है, मतलब जब ये बन रहा होगा तो और उसके बाद अराबिनोज होगा तो वो उसको बना देगा, मतलब कॉम्प्लेक्स बना देगा, तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है. तो मतलब सर एरा सी बेसिकली कौन से तरह का रेगुलेटरी जीन है, दैट इज रिप्रेसिबल ना, या फिर Ara C आपका रिप्रेसर है. देखो आपका क्या होता है, एराबिनोज क्या है, एक आपका सबस्ट्रेट है, बट जो हमारा प्रेफर्ड सबस्ट्रेट होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज. अगर आपके सेल में ग्लूकोज नहीं है और एराबिनोज है, तो आपका एराबिनोज की आपको सिंथेसिस, एराबिनोज है तो आपका एराबिनोज इसकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा. जो स्ट्रक्चरल जीन है आपके ये आपके एराबिनोज को कन्वर्ट करेंगे इनटू फर्दर मॉलिक्यूल्स जो आपका एनर्जी सिंथेसिस में हेल्प करेंगे. लेकिन अगर ग्लूकोज है और आपका एराबिनोज नहीं है, अगर एराबिनोज नहीं है और ग्लूकोज है, तो अब ये मशीनरी तो आपको करनी नहीं पड़ेगी. तो एराबिनोज इज एब्सेंट, बट हमारा उस केस में Ara C प्रेजेंट होता है, बिकॉज Ara C जो हमारा है that is synthesized separately and is not under the control of this structural genes जो हमारे, इसके सिंथेसिस से इफेक्ट नहीं होगा. Ara C आपका बनेगा, उसका एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है जो आपका कैप प्रोटीन होता है, तो इससे आपका AMP आके बाइंड होता है जब आपका लैक्टो सिस्टम में आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है. तो वो एक अलग चीज़ हो गई, तो वो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसमें. तो आपका Ara C अगर है, दैट एक्ट्स एज ए रिप्रेसर. लेकिन अगर आपका एराबिनोज भी है और Ara C भी है, तो एराबिनोज आपका Ara C से आके बाइंड होगा, Ara C से आके बाइंड होगा, तो दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स दैट एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर दैट विल इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स.
ओके आंसर इफ ग्लूकोज इज आल्सो प्रेजेंट तो पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा एंड अराबिनोज अगर हाँ होगा भी तो उसको यस बाद में। हाँ, तो वो उसके लिए ये आपका ये जो कैप वाला कैप जीन दिख रहा है ना, इससे आपका कैप प्रोटीन आके बाइंड होता है विद द एएमपी, सो दैट रिप्रेसेस दैट डज नॉट फॉर्म। जैसे जैसे कैप उसमें साइक्लिक एएमपी आके बाइंड होता है तो। हाँ, वही वाला मैकेनिज्म है। वो आप देख लेना, वो भी भेज दूंगा मैं आपको नोट्स में थोड़ा। अच्छा। तो आपका बेसिकली जो ग्लूकोज होता है वो आपका मेन सबस्ट्रेट होगा ना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अगर एराबिनोज भी है, अगर ग्लूकोज की कमी है और एराबिनोज है प्रेजेंट सिस्टम में, तो आपको उसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी पड़ेगी ना, ताकि वो उससे जीन उससे बनाए हाँ ओके सर। एटीपी सिंथेसिस के लिए। ओके, सो एक इसके बाद आता है, जैसे कि क्वेश्चन दे रखे हैं, इन इकोलाई द इनएबिलिटी ऑफ द लैक रिप्रेसर टू बाइंड टू एन इंड्यूसर वुड रिजल्ट इन। सो जो हमारा लैक ऑपरेटर होता है, इसमें इंड्यूसर जो हमारा होता है रिप्रेसर से आके, इनएबिलिटी ऑफ द लैक रिप्रेसर टू बाइंड एन इंड्यूसर वो रिजल्ट इन। सो अगर आपका रिप्रेसर आके प्रमोटर रीजन पे बाइंड नहीं करेगा, तो बेसिकली नॉर्मल केस में कहते हैं रिप्रेसर आपका इंड्यूसर पे आके वहां पे बाइंड करेगा तो आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपका रिप्रेसर आके बाइंड नहीं कर पा रहा वहां पे, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा। तो इनमें ऑप्शन आपके जैसे दिए नो सब्सटेंशियल सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो ये तो गलत है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। फिर सी है आपका इंड्यूसिबल सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, सो ये तो नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल केस में जब रिप्रेसर प्रेजेंट होता है और लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है। एक मिनट, सॉरी मैं आपको गलत बता, हाँ मैं आपको गलत बता रहा हूँ, एक मिनट। इंड्यूसर आपका रिप्रेसर से बाइंड नहीं हो रहा है, सो जो आपका ऑपरेटर है वो हमेशा टर्न्ड ऑफ रहेगा, तो आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। नहीं होगा यस सर। हाँ, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, नो सब्सटेंशियल सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूटिव सिंथेसिस होता है, ये आपका होगा अगर आपका जो लैक रिप्रेसर है वो आपका प्रमोटर रीजन से बाइंड नहीं कर पा रहा, तब उस केस में आपका होगा कॉन्स्टिट्यूटिव सिंथेसिस। क्योंकि अगर रिप्रेसर आके बाइंड कर जाए वहां पे तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, लेकिन अगर वो बाइंड नहीं कर पा रहा तो आपका जो स्विच है वो हमेशा ऑन रहेगा, तो उस केस में आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज और जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनकी सिंथेसिस होती रहेगी, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव सिंथेसिस। फिर आपका इंड्यूसिबल सिंथेसिस वो होता है आपका नॉर्मल केस में, सिंथेसिस ऑफ इनएक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि हमारा लैग जेड जीन है उसमें म्यूटेशन नहीं है ना। दिस केस वुड अकर व्हेन देयर इज स्ट्रक्चरल जीन में हमारे म्यूटेशन हो। दिस सी ऑप्शन इज द नॉर्मल कंडीशन, तो इसका ऑप्शन आपका ए रहेगा। ओके, सो और ये आप एक क्वेश्चन इनको अटेम्प्ट करना है एक बारी। जैसे ट्रिप्टोफैन 87 क्वेश्चन है आपका, व्हेन ट्रिप्टोफैन एक्यूमुलेट्स इन अ बैक्टीरियल सेल। सो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन, इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर प्रिवेंटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एडजेसेंट जीन्स, इट बाइंड्स टू द प्रमोटर अलाउइंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एडजेसेंट जीन्स, it binds to the repressor causing it to bind to the operon, it binds to the RNA and initiates a negative feedback loop to reduce this transcription. सी ऑप्शन। और भी बताओ, और लोग भी बताओ यार। लवन्या, आसना, प्रशांत। सो गए क्या बाकी? चाय का टाइम हो गया लगता है सबका। रीजन हम्म, जानवी रीजन। सर बिकॉज ट्रिप्टोफैन उसके को रिप्रेसर की तरह एक्ट करेगा तो एपो रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर वो रिप्रेसर बन के बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर साइड पे और ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देगा। ओके। हाँ इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। लगता है कई लोगों ने भी पढ़ा नहीं होगा वाला, तो इस हमारे क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी।
तो अभी इस क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूँ। उसमें आपका नेक्स्ट क्लास में आपका जो इसका यूकैरियोटिक रेगुलेशन है वो कवर करेंगे। फिर आपका जो मेंटेनियन इनहेरिटेंस है उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे डिस्कस आपका जो जीन इंटरेक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर उस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो करते हैं। तो ये पढ़ लेना, और इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर कोई डाउट आता है तो क्वेश्चन में पूछ लेना, ग्रुप में पूछ लेना, या तो नेक्स्ट क्लास जब होगी उससे पहले पूछ लेना, ठीक है। सर वो आरएनए इंटरफेरेंस वाला, सर उसमें बहुत तरह के आरएनएज होते हैं ना, उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। हाँ, बहुत आरएनए होते हैं। माइक्रो आरएनए होगा आपका, एसएनओ आरएनए होगा, एसएचओ आरएनए होगा। प्लीज एक बार वो वाला टॉपिक भी हाँ, बताएं। वो वाला कवर करूँगा, क्योंकि वो आपका ना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करता हूँ। चलो, क्योंकि जब आपका रेगुलेशन वाला करवाऊंगा ना, तब आपको उसमें कवर करता हूँ मैं। क्योंकि बीच में लाता तो फिर थोड़ा फ्लो बिगड़ जाता ना उसका, कॉन्सेप्ट बीच में एकदम से आ जाता है, काफ़ी चीज़ हो जाती है उसमें। और डिजीज़ में आपको थर्ड क्लास में बताऊंगा, डिजीज़ जो उसमें इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि दैट्स द लास्ट टॉपिक जो होगा, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन अब तक जो पढ़ाया, फिर कोई स्लाइड दिखाऊं, फिर से कोई क्वेश्चन देखना हो? सर मैं आई हाँ हाँ, या सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप ये वाले प्रेजेंटेशन आप शेयर कर पाएंगे ग्रुप में? हाँ हाँ, कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सर उससे ये होगा कि थोड़ा आइडिया रहेगा हमें, जैसे आपने ये बताया, ऐसे तो मॉलिक्यूलर बायो काफी ज्यादा सिलेबस है। हाँ, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो हाँ, नॉर्मल जो आपने आपने एनसीईआरटी से पढ़ो, और जो प्रोटीन क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको कई सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। प्रेजेंटेशन में शेयर कर दूंगा, और जो एक्स्ट्रा क्योंकि सर नोट्स होंगे इसमें वो ये भी है ना कि साथ में शेयर आपने कर थोड़ा क्रक्स में रखा है कि जो मेन टॉपिक्स है वो थोड़ा क्रक्स में सामने है बिल्कुल, दूंगा। हाँ, तो इसलिए वो मैं थोड़ा अगर आपको, ये हाँ, आइडिया वो हो। शेयर कर दूंगा। मैं शेयर कर दूंगा मैं ये प्रेजेंटेशन भी आपको, और जो नोट्स जी होंगे जी, थोड़े वो भी शेयर कर दूंगा। और ओके अगर ओके। अगर अगर तुम पढ़ सकते हो तो वॉटसन के चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, अब एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसका रेगुलेशन, वो सारा कुछ दे रखा है। तो आई थिंक इसने जितना टॉपिक इसने कवर अप किया है उसमें सारा कुछ दे रखा है। एक रहता है रिपेयरिंग पार्ट, तो वो रिपेयरिंग पार्ट आप किसी दूसरे बुक से पढ़ सकते हो, बट मोस्टली जो टॉपिक्स हैं आपके वॉटसन अगर आप पढ़ते हो तो कवर अप हो जाएंगे। आई रिपेयरिंग थिंक के आपके कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तो रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है ऐसा कुछ, तो आई थिंक इजी चार या टॉपिक पांच, है। हाँ 4 या 5 चैप्टर, 3 या 4 चैप्टर है उसमें, तो आप रीड कर सकते हो। और रीडिंग में उसमें आपको टॉपिक हाईलाइट कर ही दिया है इसने, तो टॉपिक उसको कवर अप करके थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके उसको जी जी आप पढ़ोगे तो आपके लिए इम्पैक्टफुल और अच्छा रहेगा, और और समझ आप भी आएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना क्वेश्चन, तब तो आपका आइडिया नहीं लगेगा किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे और किस हिसाब से सॉल्व करना है। थोड़ा टाइम जी मैनेजमेंट जी भी पता चलता है उससे। जी सर, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, अगर ये प्रेजेंटेशन रहेगी तो थोड़ा आइडिया रहता है कि क्या हमें मेनली थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो मैं कर दूंगा शेयर। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, क्वेश्चन डाउट होंगे पूछ लेना, मटेरियल में शेयर कर दूंगा। और नेक्स्ट क्लास आपकी कल है, ठीक है, इम्यूनो की। Excuse me, sir.